Good morning, guys. Today we are having our class for CFA Level 1 and I will be your faculty for Portfolio Management. हमारी टीम में बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं और उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और मैं आपको नॉर्मली 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जैसे कि मैंने आपको फिक्स्ड इनकम में बोला होगा। अगर आपने क्लासेस पहले फिक्स्ड इनकम का देखा होगा तो उसमें मैंने बताया होगा कि मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा एंड दैट विल बी फर्स्ट वन फिक्स्ड इनकम एंड द नेक्स्ट वन विल बी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, तो मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फिक्स्ड इनकम। मैंने आपको फिक्स्ड इनकम के बारे में पहले बता दिया था। अब हम देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग वो देखेंगे और एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि हम लोग पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्लास कौन सा है? CFA Level 1 and I will be teaching portfolio management. अब इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितना वेटेज होगा कि ये इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और 10 सब्जेक्ट्स के आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, साथ में आपको इतने सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको दिक्कत पड़ सकती है लास्ट में। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको एग्ज़ाम में 8% to 12% वेटेज कवर करेंगे। एम आई क्लियर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टोटल आपके 8% to 12% मार्क्स कवर करेंगे, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इंडिविजुअली भी आपको पास होने हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी आपको पास होने पड़ेंगे, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड सो फार आई विल ट्राई कि आपको इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत ना आए, जस्ट लाइक फिक्स्ड इनकम। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में टोटल नंबर ऑफ लर्निंग मॉड्यूल्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ लर्निंग मॉड्यूल्स 6 होंगे। आपको ये 2 वॉल्यूम में दिए गए, एक एथिक्स के साथ, एक शायद कॉर्पोरेट इश्यूर के साथ दिया होगा। टोटल मॉड्यूल्स आपको इसमें 6 पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एन ओवरव्यू। सेकेंड लर्निंग मॉड्यूल है आपका पास, इसमें 2 लर्निंग मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ है। तो सेकेंड है आपको पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, पार्ट 1। नेक्स्ट है सेम होगा पार्ट पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2। तीन लर्निंग मॉड्यूल्स हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद और भी इसमें दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका बेसिक्स पोर्टफोलियो प्लानिंग, अगेन अ थ्योरी चैप्टर।
फिफ्थ मॉड्यूल होगा हमारा द बिहेवियरल बायसेस ऑफ इंडिविजुअल्स। और लास्ट लर्निंग मॉड्यूल होंगे आपके पास इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। फाइन, ये टोटल 6 मॉड्यूल्स CFA लेवल 1 में आपको ये टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, आप टोटल नंबर ऑफ लर्निंग मॉड्यूल्स कितने पढ़ने पड़ेंगे? 6। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू ये लर्निंग मॉड्यूल आज हम डील करेंगे, आज हम ये पढ़ाई करेंगे। फाइन, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो एक बार हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बाकी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसका फ्लो आगे बढ़ता रहेगा जस्ट लाइक फिक्स्ड इनकम, तो इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू का आज चैप्टर देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन से चैप्टर हम लोग डील करेंगे। लर्निंग मॉड्यूल 1 क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। टोटल जो 6 लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, इन चीज़ों का, इन सब का आज हम एक ओवरव्यू देख लेंगे। इस लर्निंग मॉड्यूल में सब कुछ है। इसमें आपको पूरा ओवरव्यू, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्टिंग का अप्रोच क्या रहेगा, सब कुछ हम इसमें देखेंगे और डिटेयली हम लोग आगे के लर्निंग मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। मज़ा आएगा ना? तो बस क्या करना है, हमें एक ओवरव्यू लेते हैं। हमें क्या दिया है इंस्टीट्यूट ने, हमें एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टोटल ओवरव्यू दे दिया गया है। उन्होंने हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू दिया है फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल में, ताकि हम लोग जब आगे पढ़ाई करें तो हमें क्या हो, एक रफ आइडिया हो, एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में सेट हो जाए, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट सेट हो जाए। इसके लिए हम लोगों को इंस्टीट्यूट ने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल में ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू देने के लिए ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया है। फाइन, तो लेट अस स्टार्ट विथ इट्स इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं। आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि अगर आप फाइनेंस फील्ड में हो तो पोर्टफोलियो मैनेज करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, या फिर आप लोग नॉर्मली इंडिविजुअल को भी इन्वेस्ट करना होता है, तो किस तरह से हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस तरह से हमें रिस्क एंड रिटर्न को मिनिमाइज करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए, ये सब हम लोग क्या करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से सीखेंगे। और डिफरेंट मेथड्स लगाएंगे, डिफरेंट रिस्क रिटर्न निकालने का तरीका सीखेंगे, ये सब हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ, और जो आप बाद में CFA बनने के बाद जब काम करोगे उस पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले इसका वेटेज कम है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आपको लाइफ के हर एक फेज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी का एडवाइजरी दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो आपको ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, किस तरह से मैं पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। तो व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? हम लोग तो पढ़ रहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बट व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? कोई बता सकते हैं? बताइए। हाँ, आप बताइए, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? आप ही लोग बताओगे?
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है आप ही बताओगे, बताइए। यस यू प्लीज स्टैंड अप। हाँ यस यस, नो नो, बैक वन बैक वन। हाँ आप बताइए, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? ओके ठीक है ठीक है, बस मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। ठीक, इसमें कुछ ऐड करते हैं। ओके, इसमें कुछ हम लोग ऐड करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या हम इसको बोल सकते हैं इट इज सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या बोला हमने? इट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो क्या करेंगे हम इसलिए इसमें एक सेट ऑफ बंडल ऑफ क्या करेंगे, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करेंगे, उसका बंडल बनाएंगे, सिक्योरिटीज का बंडल बनाएंगे। इट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज के बंडल बनाते हैं। सिलेक्टेड सिक्योरिटीज का हम लोग क्या करते हैं, एक बंडल बनाते हैं। देन बंडल बना के क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सिक्योरिटीज का बंडल बन गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपने रिस्क को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज, रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। रिस्क को क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है। और रिटर्न को क्या करना है, मैक्सिमाइज। रिस्क को हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज, और रिटर्न को क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज। तो क्या हुआ, इट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं, उसका बंडल बनाते हैं। क्यों? ताकि हम लोग रिस्क को कम कर सकें और रिटर्न को क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। रिटर्न को क्या करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क को मिनिमाइज करना और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। सो इट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक बंडल बनाएंगे सिक्योरिटीज का, जिससे क्या होगा, रिस्क कम करेंगे हम लोग और रिटर्न को मैक्सिमाइज करेंगे। ये क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, रिस्क को मिनिमाइज करना और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। क्या करते हैं हम लोग, रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज सेलेक्ट करके उसके बंडल बनाते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सके और रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें। तो अगर देखें हमने क्या किया, रिस्क को मिनिमाइज किया, तो जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमारा रिटर्न आएगा। हमारा एक प्रभाव क्या है, नो रिस्क नो रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो हमें रिस्क तो लेना है, बट इसमें क्या करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, रिटर्न को मैक्सिमाइज। सेम चीज में क्या करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स, आप लोग नोट्स बनाने में ध्यान मत रखिए, आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान रखिए। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन डील कर रहे हैं किस चीज का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, क्या था इन्वेस्टिंग में, हमें क्या लेना है, रिस्क लेना है। क्यों, नो रिस्क नो रिटर्न।
और क्या फिर हम बोल सकते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। क्या है, अगर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये हो गया हमारा मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न, रिस्क ही नहीं लेंगे तो नो रिटर्न। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रिस्क एंड रिटर्न एक दूसरे के पैरेलल है, दैट इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्या हम बोल सकते हैं रिस्क एंड रिटर्न आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? ठीक है, हम लोग इसको ये बोल सकते हैं। तो हमें इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या करना है, रिस्क भी लेना है ताकि हम लोग रिटर्न कमा पाए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसमें क्या रोल निभाएगा? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इसमें फोकस क्या रहेगा? इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो रिस्क को मिनिमाइज करना और क्या करना, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। बट मैं अगर आपको पूछा जाएगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव दो है, रिस्क को मिनिमाइज और रिटर्न को मैक्सिमाइज। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द रिस्क। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क को मिनिमाइज करना। अगर आपको पूछा जाएगा इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? रिस्क को मिनिमाइज करना। दोनों एक साथ चलता है, बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होगा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिस्क को मिनिमाइज करना है। फाइन, ये है हमारा इंट्रोडक्शन फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या पढ़ा हमने? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज का बंडल बनाते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम लोग रिस्क को मिनिमाइज कर पाए और रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाए। इससे क्या होगा, हम एक पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो पोर्टफोलियो बनाने के टाइम में हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, रिस्क होगा। रिस्क नहीं होगा तो रिटर्न नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा हम लोग रिस्क लेंगे उतना रिटर्न मिलेगा हम लोगों को। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग की रिस्क एंड रिटर्न आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसमें से लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्राइमरी फोकस क्या रहेगा हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, कि हम लोग रिस्क को कम कर पाए, रिटर्न सेम बट रिस्क को कम कर पाए। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विल बी टू रिड्यूस द रिस्क। फाइन, नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा हमारा पोर्टफोलियो अप्रोच। टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो अप्रोच क्या रहेगा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। तो ये देखते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच में क्या देखना है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। ओके, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो लेट अस सी, जैसे कि हमारे पास क्या है, 3 स्टॉक्स हैं। वी हैव 3 स्टॉक्स A, B एंड C। हमारे पास 3 स्टॉक्स है। अब हमें इवेलुएट करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक डी इस पोर्टफोलियो में हमारे पास 3 स्टॉक के हमारे पास क्या है, पोर्टफोलियो। अब हमें इवेलुएट करना है कि हम लोग ये डी स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो इंडिविजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, डी कितना रिटर्न देता है, कितना रिस्क होता है। इसको आइसोलेशन में अगर देखेंगे, देन वी विल बी ओनली फोकसिंग ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टॉक डी। अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली दैट इज आइसोलेशन में अगर देखेंगे तो इसका मेरिट्स क्या रहेंगे,
और डीमेरिट्स क्या रहेगा, मेरिट्स क्या रहेगा और डीमेरिट्स क्या रहेगा, हम बस यही देखेंगे। अगर हम लोग इसको आइसोलेट करके देखते हैं तो स्टॉक डी में, बट पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में हम ये स्टॉक डी का इम्पैक्ट, ये स्टॉक डी जो है ना उसका हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं किस चीज पे, ऑन दी ओवरऑल पोर्टफोलियो। एज अ होल, अगर हम लोग ये स्टॉक डी, अगर हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है और उसके बाद हम लोग किसी भी स्टॉक को हम लोग ऐड करने के लिए अगर सोचते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसके दो अप्रोचेज होंगे कि इसको हम लोग या तो इंडिविजुअली देखेंगे, अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो उसका हम लोग क्या करते हैं, मेरिट्स देखते हैं और डीमेरिट्स देखते हैं। बट अगर हम लोग ये स्टॉक ऐड करने से पहले पोर्टफोलियो का इस स्टॉक डी के आने के बाद हमारे पोर्टफोलियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम लोग ये इवैल्यूएट करके हम लोग ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ पोर्टफोलियो अप्रोच। सो इट इज अ पोर्टफोलियो अप्रोच। ये क्या रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच। पोर्टफोलियो अप्रोच मतलब क्या होता है, हमारे पास स्टॉक्स है लेकिन हम लोग अगर हमें इवैल्यूएट करना है, अगर हमें कुछ भी स्टॉक को ऐड करना था तो हमने क्या किया, हमने उसके एक इंडिविजुअल स्टॉक को उसके इंडिविजुअल स्टॉक के हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं आए, हमें क्या करना था, हमें उसको एक पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो में उसको ऐड करने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा उस ओवरऑल पोर्टफोलियो में, ये देखने के बाद हम लोग अगर कुछ डिसाइड करते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो अप्रोच। उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो अप्रोच। फाइन, एम आई क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया कि पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होता है? यस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हमने क्या क्या पढ़ा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया, पोर्टफोलियो क्या होता है, राइट? मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो क्या होता है। वी कैन से इट इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, ये एक बंडल ऑफ सिक्योरिटीज है। इसका मतलब क्या हुआ, बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, बंडल में क्या होगा, मोर देन वन सिक्योरिटीज। बंडल मतलब क्या होगा, मोर देन वन। अब फिर से देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने आपको पढ़ाया, इट इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बंडल बनाते हैं, उसमें से हम लोग सिक्योरिटीज सेलेक्ट करते हैं। सो इट इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर बंडल है तो इसमें क्या होगा, एक ही स्टॉक होंगे या दो ज्यादा होगा, मोर देन वन। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, मोर देन वन सिक्योरिटीज। तो अगर ये सारे सिक्योरिटीज अगर एक ही इंडस्ट्री के हो गए, अगर ये सारे सिक्योरिटीज एक ही इंडस्ट्री के हुए, एक ही इंडस्ट्री पे हम लोग ने सारे इन्वेस्टमेंट लगा दिया, एक ही सिक्योरिटी जो एक ही इंडस्ट्री पे रिलेट करता है, अगर उसमें हम लोगों ने अपने सारे पैसे लगा दिए तो क्या ये पोर्टफोलियो बन पाएगी, क्या ये पोर्टफोलियो बन पाएगी? नो। अगर
एक ही इंडस्ट्री, अगर एक ही इंडस्ट्री में हम लोगों ने सारे इन्वेस्टमेंट लगा दिया तो ये क्या पोर्टफोलियो बन पाएगी? नो, कंप्लीटली नो। और अगर चलो हमने एक पोर्टफोलियो बना दिया सेम सिक्योरिटीज को लेके, तो अगर हमने सारे पैसे एक ही शेयर में लगा दिया, एक ही इंडस्ट्री में लगा दिया, तो अगर वो इंडस्ट्री गिर गया, अगर वो इंडस्ट्री, जैसे कि हम लोगों ने बैंक में पैसे लगाए, बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया, पैसे लगा दिए, और वो बैंकिंग इंडस्ट्री गिर गया, तो सारे उसके जो सिक्योरिटीज है, बैंकिंग इंडस्ट्री के सारे सिक्योरिटीज है, उसके रेट गिर जाएंगे। तो क्या होगा? हम लोग क्या अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाएंगे? हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाएंगे? नहीं। क्या है? हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमने सारे पैसे जो थे एक ही इंडस्ट्री के सिक्योरिटीज में लगा दिया, अब वो इंडस्ट्री ही गिर गया, तो हमारे जिसने शेयर्स में लगा रखे थे सारे वही इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, तो हमारे सारे पैसे डूब गए। इसका एक बेटर एग्जाम्पल आपके इंस्टीट्यूट ने बुक में दिया है, एमरॉन। आपको एक एमरॉन कंपनी का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें क्या था, इन्वेस्टमेंट करने टाइम में क्या किया गया था, उसमें रिटायरमेंट फंड्स इन्वेस्ट किए, और उसके प्राइस से क्या हुआ, उसने क्या किया, रिटायरमेंट फंड्स के लिए आप पैसे उसमें लगाए, और वो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करने टाइम में उसने $90 के लगाए थे, जो गिर के क्या हो गया, $0। जो $0 पे गिर गया, सारे पैसे क्या किया कंपनी ने, किसके शेयर्स पे लगा दिए, एक रिटायरमेंट फंड्स के लिए अपने इमरान कंपनी में लगा दिया, और इमरान कंपनी का सारा पैसा, सारे शेयर 0 पे पहुंच गया, उसके शेयर्स के वैल्यू 0 पहुंच गया। तो इससे क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो पाया? ऑब्जेक्टिव मीट हो पाया? नहीं। अगर क्या होता, अगर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया होता, एक ही शेयर में ना लगा के बहुत सारे शेयर्स में या फिर डिफरेंट इंडस्ट्री में लगाया होता, तो क्या होता, दूसरे अगर ये शेयर डूबता तो हमारे पास और भी शेयर्स थे, वो इसको कंपेंसेट कर सकता था, बट इसने नहीं किया, तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ ही नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव मीट क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव जितना पैसे लगाए थे सारा डूब गया, कुछ बचे ही नहीं हमारे पास, उसका वैल्यू 0 हो गया। आप समझ सकते हो, उसका वैल्यू 0 हो गया। सो टू रिड्यूस this we need to diversify our portfolio। हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं? ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए। अगर हमने एक ही इंडस्ट्री में सारे पैसे लगा दिया तो क्या होगा, अगर वो इंडस्ट्री डूब गया तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। पैसे ही बचेगा तो रिड्यूस्ड अमाउंट में मिलेंगे हमें। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने, डिफरेंट शेयर्स में लगाने, दोज आर रिलेटेड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगा, अगर एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री गिर गया तो दूसरे इंडस्ट्रीज तो है, उसको कंपेंसेट कर सकते हैं। Let us see through an example. हमारे पास 3 स्टॉक्स है, A, B और C, और तीनों क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्री के हैं, और ये डिफरेंट इंडस्ट्री। क्या डिफरेंट इंडस्ट्री है? अब ये जरूरी नहीं है
कि अगर ए गिरता है तो बी, अगर ए गिरेगा तो इसका जरूरी नहीं है कि बी भी गिरेगा, ये गिर भी सकता है और ये बढ़ भी सकता है, और सी क्या कर सकता है, ये भी बढ़ सकता है और ये गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री है, अगर ए गिरा तो क्या हो सकता है, ए बी क्या हो सकता है, गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है, सी क्या हो सकता है, गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी कैन प्रेडिक्ट दैट। तो इसमें क्या होगा, एक इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल स्टॉक, एक इंडिविजुअल स्टॉक जैसे कि ए, इसका एक मूवमेंट, इसका मूवमेंट क्या हुआ, गिर गया, तो इसका, इसके जो मूवमेंट था, अगर बी अगर बढ़ गया तो इसके मूवमेंट को ये क्या कर देगा, कंपेंसेट। क्या होगा, कंपेंसेट कर देगा। या फिर सी बढ़ गया तो ये कंपेंसेट कर देगा, जितना भी कंपेंसेट करे कंपेंसेट कर देगा। अगर वो बढ़ा तो, अगर ए गिर गया तो बी, या तो बी कंपेंसेट कर देगा या सी कंपेंसेट कर देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों गिर जाएंगे, चलो ए मान लिया, ए गिर गया, बी गिर गया, बट सी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मे बी सी बढ़ जाए, या फिर तीनों गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों इंडस्ट्री गिर जाएंगे, until and unless some market conditions arise। तो क्या हो सकता है, एक के मूवमेंट को दूसरे ने क्या किया, कंपेंसेट कर दिया, टू सम एक्सटेंट, क्या कर दिया इसने, कंपेंसेट कर दिया। दिस इज नॉन एज डाइवर्सिफिकेशन। इसी को क्या हम बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका, इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्सिफिकेशन। इसको कैलकुलेट करने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। तो डाइवर्सिफिकेशन रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला दिया गया है आपको, एसडी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स upon average SD deviation of returns on portfolio assets। क्या होगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए किस चीज़ का, पोर्टफोलियो का, उसके बाद हमें क्या करना है, एवरेज एसडी डेविएशन ऑफ रिटर्न्स। इसको हमें आपको बुक एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ये देखिए, सी डाइवर्सिफिकेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, एसडीएफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स डिवाइड बाय एवरेज एसडीएफ रिटर्न्स ऑन पोर्टफोलियो एसेट्स। तो आपको मैंने ये देखिए, एक कंपनी लिया है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, और उसके बाद पोर्टफोलियो का हम लोगों ने रिटर्न दे दिया, एसडी दे दिया। इसका क्या है, 1.55, 1.48, 2.15 और 1.22। तो अगर हम लोग पोर्टफोलियो रिटर्न को अगर इंडिविजुअल स्टॉक के एसडी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1.22 को हम लोग डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, 1.55 से, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो क्या आ जाएगा, 78.71%। इन्फोसिस का क्या आ जाएगा, 82.43%। विप्रो का क्या आएगा, 56.74%। एक और एग्जांपल देख लेते हैं,
TCS है, इसका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है 0.94, TCS का 1.55, सॉरी इसका रिस्क कितना है 0.94, 1.48, 1.29। और अगर इस पोर्टफोलियो के रिस्क को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किस चीज से, SD से ऑफ TCS, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन रेशियो 0.94 डिवाइड 1.55, देख लीजिए कितना आ जाएगा 60.65%। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको पोर्टफोलियो के आपको डाइवर्सिफिकेशन रेशियो निकालना है। इस तरह से आप लोग फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके बाद पोर्टफोलियो अप्रोच, और उसके बाद पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग एक फार्मूला पढ़ा, क्या था उसका, पोर्टफोलियो में एक फार्मूला पढ़ा, किस चीज़ का फार्मूला था, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो का। डाइवर्सिफिकेशन क्या क्यों करते हैं हम लोग ने ये समझ लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो कंपोजिशन मैटर्स। for risk return trade-off। पोर्टफोलियो कंपोजिशन मैटर्स फॉर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। कंपोजिशन मतलब वेटेज। तो हम लोग जो पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी सेलेक्ट करते हैं उसका वेटेज के हिसाब से क्या होगा, रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ करेंगे। ये क्या कहता है, वेट ऑफ सिक्योरिटी एग्जाम्पल ABC है, ABC के हमारे पास 3 स्टॉक है ABC, उसके वेट को हम लोग वैरी करके हम लोग सेम लेवल ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं। सेम लेवल ऑफ रिटर्न से आप समझ सकते हो, सेम लेवल ऑफ रिटर्न कर सकते हैं। हम लोग इसके वेट को वैरी करके सेम लेवल ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं जितना, अगर हम लोग ABC इक्वली इन्वेस्ट करेंगे, नॉर्मली 33.33% आएंगे सबके हिसाब से, राइट। तो ये वेटेज जितना रिटर्न कमाएगा सेम रिटर्न हम कमा सकते हैं इसके वेट को वैरी करके, बाय अरेंजिंग दिस सिक्योरिटी इन सच अ वे दैट इट गिव्स रिटर्न सेम एज इफ इट विल हैव गिवन व्हेन दे वर इक्वली वेटेड। अगर ये इक्वली वेटेड होते तो कितना वो जो रिटर्न दे सकते थे उतना ही हम लोग इसका वेट को वैरी करके डिफरेंट वेट, ये नहीं हो सकता अगर हम ए का 5% भी ले सकते हैं, B का 20% ले सकते हैं, बाकी 75% C में, मतलब कुछ भी रेशियो हो सकता है, इसके वेट को वैरी करके हम लोग सेम लेवल ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं। तो इसी को हम लोग ये मैटर करता है हम लोग ट्रेड ऑफ के टाइम पे। ट्रेड ऑफ करने के टाइम पे दिस कंपोजिशन कि हम लोग इसका वेट वैरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम रिस्क को लेके एग्जैक्टली द सेम रिटर्न कमा सकते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ए से हम लोगों ने 6% कमाया, B से हम लोगों ने 10% कमाया, C से हम लोगों ने 8% कमाया। अगर ये इक्वली वेटेड होंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो जाएंगे 8%, लेट अस से 8%, 8% हम लोगों ने कमाया। अब इसके वेट को इक्वली अगर वेटेड होंगे तो इक्वली वेटेड है, तीनों इक्वली वेटेड है तो हम लोगों ने इसके पोर्टफोलियो से 8% रिटर्न कमा लिया, फाइन, कमा लिया। अब इसके वेट को
अब ए बी सी के वेट को वैरी करके कुछ भी रेशियो लगा के अगर हम लोग सेम रिटर्न कमाते हैं विथ लेस रिस्क, हम लोग इसके सेम रिटर्न कमा सकते हैं बट विथ हैविंग लेस रिस्क, सो इट्स कंपोजिशन मैटर्स। तो एबीसी के कंपोजिशन मैटर करता है, क्यों? क्योंकि हम लोग सेम रिटर्न कमा सकते हैं इसके वेट को वैरी करके विथ हैविंग लेस रिस्क। कम रिस्क लेके हम लोग सेम रिटर्न कमा सकते हैं बट बाय इंटरचेंजिंग इट्स वेट। कमाल का चीज़ है ना। हम लोग अगर हम लोग सेम रिटर्न कमा सकते हैं बाय डिफरेंट मतलब वेट हम लोग लगा के कर सकते हैं, तो हम लोग एक ही इक्वली वेट क्यों लगाएं? अगर हमें सेम रिटर्न कमाना है तो हम लोग तो रिस्क कम लेंगे ना। हमें क्या चाहिए? हमें रिस्क कम लेना है। तो अगर हम सेम रिटर्न कम रिस्क में ले सकते हैं तो क्या हो सकता है? वेट को हम लोग वैरी करके कर सकते हैं काम, तो हम लोग ज़्यादा रिस्क क्यों लेंगे? सो इट्स कंपोजिशन मैटर्स। ये था हमारा पोर्टफोलियो कंपोजिशन मैटर्स फॉर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न के लिए ट्रेड ऑफ के लिए पोर्टफोलियो के कंपोजिशन जो वेट होते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टफोलियो does not necessarily provide downside protection। ये क्या करता है? पोर्टफोलियो हमें डाउनसाइड रिस्क के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। तो इसका डिफेक्ट क्या हो गया? पोर्टफोलियो हमें डाउनसाइड रिस्क के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। इट इज अ शॉर्ट कमिंग फॉर पोर्टफोलियो। तो इससे पहले हमें क्या समझना है? व्हाट इज डाउनसाइड रिस्क? डाउनसाइड रिस्क क्या होता है? इट इज an estimation of a security of a securities potential, क्या हो रहा है? potential loss in value if market conditions precipitate a decline in that securities price। आपको नोट डाउन नहीं करना है, बुक में मैंने आपको ये दिया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है मैंने आपको नोट्स में दिए हैं। आप यहाँ बस पढ़ने में ध्यान दीजिए, कंसेप्ट्स ग्रैब करने में ध्यान दीजिए। फाइन। तो डाउनसाइड रिस्क क्या होता है? इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ अ सिक्योरिटीज पोटेंशियल लॉस, कि हमें कितना लॉस हो सकता है इन वैल्यू अगर मार्केट इफ मार्केट कंडीशंस प्रिसिपिटेट अ डिक्लाइन। प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है? क्विक डिक्लाइन, सडन डिक्लाइन। किसी भी चीज़ के वजह से हो सकता है ना, किसी भी चीज़ के वजह से सडन डिक्लाइन हो सकते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या नहीं करता?
ये आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। किसके रिगार्डिंग? डाउनसाइड रिस्क के रिगार्डिंग। डाउनसाइड रिस्क क्या होता है? इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ अ सिक्योरिटीज पोटेंशियल लॉस in value due to market conditions like decline. इसका मतलब पोर्टफोलियो जो होता है, पोर्टफोलियो अप्रोच रिस्क वोलेटिलिटी रिड्यूस तो करता है, पर ये क्या नहीं कर पाता? ये रिड्यूस करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है, बट ये आपको डाउनसाइड रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। डाउनसाइड रिस्क के रिगार्डिंग वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। तो ये क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो। आपको ये रिस्क कम करके दे सकता है, बट ये डाउनसाइड रिस्क के रिगार्डिंग आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। सो इट इज अ शॉर्ट कमिंग फॉर पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके बुक में है, ये हो गया पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग शॉर्ट ओवरव्यू। उसके बाद आपको कंसेप्ट्स में दिए गए हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। इसमें क्या दिया गया है आपको? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ये आपको मैं नोट से दिखाता हूँ। इसमें आपको 3 मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के 3 पार्ट्स दिए हैं। 3 आपको क्या दिया गया है? इसने 3 चीजें आपको बताया है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सी, इन्वेस्टर्स should not only hold portfolios but should also focus on how individual securities in the portfolio are related to one another. तो इसने फर्स्ट में क्या बोला कि हाँ, इंडिविजुअल को बस पोर्टफोलियो में फोकस नहीं करना है, बस पोर्टफोलियो में फोकस नहीं करना है, बल्कि दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। उसे क्या करना है? पोर्टफोलियो में जो हम लोगों ने बंडल ऑफ सिक्योरिटीज बनाया है, वो सिक्योरिटीज इंडिविजुअली हमें देखते ही रहना चाहिए। और वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, वो भी हमें देखते ही रहना चाहिए। हाउ दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर, हमें ये भी देखना है। वैसे तो पोर्टफोलियो देखना होता है, बट हमें बस पोर्टफोलियो ही नहीं देखना है, बट इंडिविजुअली इसमें जो सिक्योरिटीज है वो कैसे रिटर्न कमा दे रहे, कैसे वो वर्क कर रहा है, उससे भी हमें टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते ही रहना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अनलेस द रिटर्न्स ऑफ द रिस्की एसेट्स are perfectly positive correlated, risk is reduced by diversifying across the assets. ये फर्स्ट था। सेकेंड उसने बोला जब तक एक रिस्की एसेट्स के रिटर्न परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड ना हो, तब तक क्या होगा? रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन के रिस्क को किस तरह से हम लोग रिड्यूस करेंगे? बाय डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में एक रिस्की एसेट्स है और उसके रिटर्न को हम लोग जब तक वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड ना हो, मतलब एक का उसके अगर वो गिरता है तो दूसरे से उसको पूरा कंपेंसेट नहीं कर पाता, तब तक हम लोग रिस्क को रिड्यूस करने के लिए
रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। और ये डाइवर्सिफिकेशन इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, वो भी मैंने आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझा दिया है। नेक्स्ट उसने बोला, नेक्स्ट थ्योरी क्या है इनका? एन एसेट रिस्क शुड बी मेजर्ड इन रिलेशन टू सिस्टमैटिक और नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क which should be the only risk that affects the assets price। इसने क्या बोला? इसने थर्ड में बोला एसेट का जो रिस्क होता है, एसेट्स के जो रिस्क होते हैं उसको मेजर कर किस तरह से करेंगे? थर्डली उसने बोला कि अगर एसेट के रिस्क को हम लोग मेजर करना है तो हम लोग उसको किस तरह से मेजर करेंगे? सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। ओके, इसको हम लोग कैसे करेंगे? सिस्टमैटिक अप्रोच लगा के हम लोग उसके रिस्क को मेजर करेंगे। एंड दिस सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ CAPM मॉडल। This systematic approach forms the basis of CAPM approach। ये चीजें आपको यहाँ पर this forms the basis of capital asset pricing model CAPM मॉडल। ये क्या करता है? ये बेसिस प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? CAPM मॉडल के लिए। फाइन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है क्या? न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग। न्यू पेज में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स। इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। हम लोग इसमें आप स्टेप्स पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, अप्रोच हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या हमने पढ़ा? हम लोगों ने उसका पोर्टफोलियो अप्रोच हो गया, नोट से देख लेते हैं एक बार। हम लोग आप नोट से देख लीजिए कि हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है नहीं। इंट्रोडक्शन हो गया, पोर्टफोलियो के अप्रोच हो गए, पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन हो गया, उसके बाद पोर्टफोलियो को रिड्यूस रिस्क करने के लिए करते हैं। और उसके बाद क्या है? पोर्टफोलियो कंपोजिशन, इसके वेटेज क्या होते हैं, मैटर करते हैं किस चीज़ के लिए? रिस्क और रिटर्न को ट्रेड ऑफ करने के लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि डाउनसाइड रिस्क, पोर्टफोलियो जो होता है डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद क्या था? हमने उसके बाद मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ा। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसके जो प्रोसेस है ना बच्चे, इसके जो प्रोसेस है ना, इसके प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है प्लानिंग, सेकेंड पार्ट है एग्जीक्यूशन, और थर्ड है इसके पास फीडबैक। डू यू गेट मी? हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के प्रोसेस कितने हैं? 3। फर्स्ट, ये आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, प्लानिंग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग फीडबैक लेंगे। तो हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे प्लानिंग क्या होता है। लेट अस स्टार्ट विथ प्लानिंग। प्लानिंग देखते हैं। अब हम लोग क्या करना है? हमें पोर्टफोलियो बनाना है।
तो इसके हम लोग प्रोसेस लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्लान करेंगे। तो प्लान किस तरह से हम लोग करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट को जानना है। नो योर क्लाइंट। हमें क्या करना है, अपने क्लाइंट को जानना है, उसके रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, वो कितना रिस्क टॉलरेट कर पाएगा, उसके रिटर्न के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टाइम हॉरिजन क्या होगा, उसको कितने दिन में रिटर्न चाहिए, टैक्स एक्सपोजर क्या होगा, उसके लिक्विडिटी नीड्स क्या है, and many there are many needs that you need to know about your client first. हमें क्या करना है, हमें अपने क्लाइंट को जानना है कि उसका रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, रिटर्न का ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम हॉरिजन वो कितने दिनों में रिटर्न चाहिए उसको, टैक्स एक्सपोजर क्या है, उसका लिक्विडिटी नीड्स क्या है। अगर और हमें क्या करना चाहिए, इसके ये एक्सपोजर्स, इसके जो क्या है सर्कमस्टेंसेस, हमें इसके क्या करने हैं, हमें अपने क्लाइंट के सर्कमस्टेंसेस डॉक्यूमेंट करना है। और ये डॉक्यूमेंट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किस चीज में डॉक्यूमेंट करते हैं, इन IPS। हम लोग अपने क्लाइंट के बारे में जो डॉक्यूमेंट करते हैं, सर्कमस्टेंसेस जो डॉक्यूमेंट करते हैं, किस चीज में करते हैं, IPS। IPS मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। हमें अपने क्लाइंट्स के बारे में क्या करना है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, हमें वो जानना है, उसको कब रिटर्न चाहिए, उसका लिक्विडिटी नीड्स क्या है, उसका टैक्स एक्सपोजर क्या है, ये सब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट तो कर दिया, किस चीज़ में डॉक्यूमेंट कर दिया हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट IPS में हम लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया। और रेगुलरली इसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है, रेगुलरली अपडेट करना है, या फिर व्हेन एवर देयर इज अ चेंज हमें इसको अपडेट करते ही रहना है। सो दिस इज व्हाट वी डू इन प्लानिंग स्टेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। ये चीज़ क्या हम किस में करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। हमें अपना क्लाइंट को जानना है, और उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। और वो जो डॉक्यूमेंट हमने किया है वो टाइम टू टाइम हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, अपडेट करेंगे, और उसको फॉलो अप लेते रहेंगे, बिकॉज इट में चेंज एट एनी टाइम। तो हम लोग इसको अपडेट करते रहेंगे। सो दैट इज व्हाट वी डू ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन नेक्स्ट हमारे क्या था प्रोसेस में, एग्जीक्यूशन। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट एसेट एलोकेशन, सेकेंड सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस में भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो है टॉप डाउन अप्रोच और एक है बटम अप अप्रोच। उसके बाद थर्ड है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। फाइन। एग्जीक्यूशन में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट एसेट को एलोकेट करना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी को एनालाइज करेंगे। उसके 2 अप्रोचेज है, टॉप डाउन एंड द नेक्स्ट वन इज बटम अप। और थर्डली हम लोग करेंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट। तो
इंडिविजुअली हम लोग देख लेते हैं एसेट एलोकेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग रिस्क एंड रिटर्न, इसको क्या करते हैं हम लोग, एनालाइज करते हैं। एसेट एलोकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिस्क एंड रिटर्न को एनालाइज करेंगे। उसके बाद फंड्स को क्या करेंगे हम लोग, फंड्स को हम लोग एलोकेट कर देंगे। फंड्स हम लोगों ने जो उठाया था, जो हमारे पास जो फंड्स है, हम लोग क्या करेंगे, उसको एलोकेट कर देंगे। तो ये जो एलोकेट करने का जो डिसीजन हुआ ना, ये जो डिसीजन लेंगे ये क्या होगा, इट में इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज, रियल एस्टेट। मतलब डिसीजन जो हम लोग लेंगे, इस फंड्स को एलोकेट कर देंगे किस चीज़ों में, डिसीजन जो हम लोग ले रहे हैं, या तो इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कमोडिटीज में करना है, रियल एस्टेट में करना है, फिक्स्ड इनकम लेना है हमें। तो ये जो डिसीजन हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। हम लोग सबसे पहले रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करेंगे, और फंड्स जो है हमारे पास, जो फंड्स है उसको हम लोग एलोकेट कर देंगे किस चीज़ में, इक्विटी में, कमोडिटीज में। हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ इसको एलोकेट करना है अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप था एसेट एलोकेशन के बाद सिक्योरिटी एनालिसिस। नेक्स्ट था सिक्योरिटी एनालिसिस। इसमें कौन कौन से पार्ट्स थे, फर्स्ट था हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच, और नेक्स्ट था हमारे पास बॉटम अप अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा माइक्रो इकोनॉमिक, नेक्स्ट इंडस्ट्री, नेक्स्ट सिक्योरिटी। क्या है, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक, देन इंडस्ट्री, देन सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एनालिस्ट क्या करेंगे, पहले मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देख के वो क्या करेंगे, इंडस्ट्री को क्या करेंगे, मार्केट एंड इंडस्ट्री को एनालिस्ट क्या करेंगे, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बाहर में जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मार्केट एंड इंडस्ट्री को सब, उसके बाद क्या होगा, एनालाइज करेंगे, इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे एनालिस्ट बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंडीशंस को देख के वो इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंपनीज, उसको ये क्या करेगा, इंडस्ट्री को एनालाइज करेगा, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद क्या करेगा वो स्पेसिफिक कंपनीज, स्पेसिफिक कंपनीज को वो सेलेक्ट कर लेगा। पहले वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखेगा, एनालिस्ट क्या करेगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करेगा और स्पेसिफिक कंपनीज को सिलेक्ट करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल सिक्योरिटी एनालिसिस टॉप डाउन अप्रोच। और अगर उसने ये मेथड उल्टा कर दिया तो पहले सिक्योरिटी, इंडस्ट्री and then macro variables। अगर ये उन्होंने ये मेथड क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच।
इसी को हम लोग बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होगा, फोकस किस चीज़ पे करेंगे, कंपनी के स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसके कैश फ्लोज क्या होंगे, ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस इवैल्यूएट करके जब पोर्टफोलियो हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। फाइन। उसके बाद थर्ड क्या था हमारे पास, थर्ड था हमारे पास पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। थर्डली था हमारे पास पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, एसेट को हम लोगों ने एलोकेट कर दिया और सिक्योरिटी को एनालाइज कर दिया। सिक्योरिटी को भी एनालाइज कर दिया, सबसे पहले हम लोगों ने एसेट को एलोकेट कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने सिक्योरिटी को भी एनालाइज कर लिया। और अब पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, अब पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, अब वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा, अब वो पोर्टफोलियो बनाएगा। और ये पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड। वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। उसके बाद और ये चलो मैंने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया एंड दैट इज डाइवर्सिफाइड। अब ये डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ ना, वो क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेट, जितना इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेट कर पा रहे हैं, पोर्टफोलियो पहले हम लोगों ने एसेट एलोकेट किया, फिर हमने सिक्योरिटी को एनालाइज किया। अब पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करेगा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा एंड दैट इंक्लूड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। और वो किस चीज़ से बेस्ड होना चाहिए, इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी पे। इन्वेस्टर्स कितना रिस्क चाहता है, कितना वो रिस्क ले सकता है, कितना वो रिस्क ले सकता है, वो कितना वो टॉलरेट कर सकता है, उसको कितना रिटर्न चाहिए, अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करेगा, वो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। उसके बाद उसने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब वो क्या बोलेगा ट्रेडर को, देखिए ट्रेडर जी, आप इन पार्टिकुलर शेयर्स में आप ये ट्रांजैक्शन इंटर कर लीजिए, आप ये पार्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रांजैक्शन इंटर कर लीजिए। ट्रेडर को बोलेगा अब आप ये ट्रेड कर सकते हैं, आप इसमें चीज में मेरे को ट्रेड करके आइए, खरीद के बेच के ये शेयर्स मुझे खरीद के दीजिए। अब वो एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेडर को बोल देगा। सो स्टेप्स क्या था, फर्स्ट क्या था, प्लानिंग। उसके बाद था एग्जीक्यूशन में तीन स्टेप्स क्या था, एसेट एलोकेशन, उसके बाद सिक्योरिटी एनालाइज करेंगे, थर्ड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था हमारे पास, फीडबैक। लास्टली था हमारे पास फीडबैक। फीडबैक में हम लोग तीन चीजें देखेंगे। एक तो हम लोग मॉनिटर करेंगे, क्या हो रहा है, ये आप ही के क्लास में हो रहा है, नॉर्मली होता नहीं है ऐसा, फिर हो गया। लीजिए अब ठीक है। मॉनिटर एंड अपडेट, इन्वेस्टर्स नीड, इसमें फीडबैक में क्या करेंगे हम लोग, मॉनिटर एंड अपडेट करेंगे। इन्वेस्टर्स के नीड क्या है वो हम लोग देखते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे और उसको अपडेट भी करते रहेंगे। किस चीज़ में, आईपीएस मैंने आपको पढ़ाया था ना,
यस, उसमें हम लोग अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही था प्लानिंग। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को जानते हैं, क्लाइंट को जानेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, रीबैलेंस पोर्टफोलियो पेरियोडिकली। हम लोग क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली हम लोग रीबैलेंस करते ही रहेंगे। उसके नॉट एज अ पोर्टफोलियो ओनली, हम लोग उसके एक शेयर्स, उसके अंदर के सिक्योरिटीज भी इवैल्यूएट करते ही रहेंगे। फाइन। नेक्स्ट फीडबैक में हम लोग देखेंगे, हम लोग मेजर करेंगे पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएट इट। क्या करेगा, थर्डली पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करेगा, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को मेजर करेगा और उसको इवैल्यूएट करेगा। फीडबैक में क्या करेगा, एक तो सबसे पहले मॉनिटर करेगा इन्वेस्टर्स के नीड क्या है, उसको अपडेट करते रहना था ना, वो चेंज करता रहेगा तो उसको अपडेट करते रहेंगे, उसको जो अपडेट किया है वो देखते रहेंगे। और उसको क्या करेंगे, पेरियोडिकली क्या करेंगे, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करेंगे और मेजर करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करेगा, मेजर करेगा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस क्या था और उसको इवैल्यूएट भी करता ही रहेगा। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों का टॉपिक आएगा, तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, and characteristics. There are two types. First one is individual, और दूसरा रहेगा हमारा इंस्टीट्यूशनल। फर्स्ट वन इंडिविजुअल, नेक्स्ट वन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में क्या, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, नेक्स्ट वन डिफाइंड बेनिफिट, पेंशन प्लान्स, सोवरेन वेल्थ फंड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो बहुत सारे क्या होंगे आपके पास, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे। फर्स्ट इंडिविजुअल, द नेक्स्ट वन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में भी आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स होंगे, सोवरेन वेल्थ फंड्स होंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, बहुत सारे होंगे। बट इंडिविजुअल में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, अपने रिटायरमेंट के बाद जो उनके लिए एक्सपेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली उनका क्या होगा, उसके नीड्स चेंज होते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारे इन्वेस्टर्स वैरी करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ये आपके टाइप्स इन्वेस्टर्स आ गए। और अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप आ जाइए, देखिए कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, 4 चीज़ों में हम लोग उसको कैरेक्टराइज करेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या होगा, टाइम ओरिजिन, द नेक्स्ट वन विल बी रिस्क टॉलरेंस, और दूसरे बाद इनकम नीड्स और लिक्विडिटी। ये 4 पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे,
इन्वेस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इंडिविजुअल का क्या हो गया, इंडिविजुअल में क्या होगा, टाइम हॉरिजन हो गया, रिस्क टॉलरेंस हो गया, इनकम नीड्स हो गया, लिक्विडिटी नीड्स हो गया, सब कुछ इट विल वैरी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। जो सर्कमस्टेंसेस उसके अकॉर्डिंगली होंगे वो वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल क्या होगा, चेंजेस होंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। तो इसका टाइम हॉरिजन देखिए, ये क्या होता है, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान क्या होगा, फ्यूचर के लिए। तो हमें क्या होगा इसमें टाइम हॉरिजन क्या होगा इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसमें लॉन्ग टर्म। रिस्क टॉलरेंस क्या होगा, लॉन्ग टर्म हो गए तो क्या होगा, हाई होगा, रिस्क टॉलरेंस क्या होगा, हाई। इनकम नीड्स क्या होगा, हाई फॉर मैच्योर फंड्स एंड लो फॉर ग्रोइंग फंड्स, क्योंकि हमें मैच्योरिटी इनकम कब चाहिए होगा, लास्ट में। और लिक्विडिटी नीड्स क्या होगा, वेरीज बाय मैच्योरिटी ऑफ द प्लान, जितने उसके मैच्योरिटी होंगे उसके अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी वेरी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडोमेंट एंड फाउंडेशंस। इसका भी क्या होगा, टाइम हॉरिजन लॉन्ग टर्म, रिस्क टॉलरेंस हाई, और इनकम नीड्स क्यों होगा, टू मीट स्पेंडिंग कमिटमेंट्स। स्पेंडिंग नीड्स को कमिट करने के लिए, जो नीड्स को मीट करने के लिए जो हम लोग इनकम इस पे क्या होगा, उसको मीट करने के लिए नीड्स होंगे। उसके बाद लिक्विडिटी नीड्स में क्या होगा, टिपिकली क्वाइट लो, इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी क्या होगा, लो होगा। बैंक्स में ऐसे क्या होगा, शॉर्ट टर्म होंगे हॉरिजन, टॉलरेंस क्या होगा, बैंक में लो होंगे। और इनकम नीड्स क्या होते हैं, टू पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है डिपॉजिट पे और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे। और उसके लिक्विडिटी नीड्स क्या हो गया, हाई टू मीट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी का क्या हो गया, इसमें क्या इंश्योरेंस कौन कौन से होंगे, एक तो प्रॉपर्टी का होगा, प्रॉपर्टी या कैजुअलिटी का, और दूसरा होगा लाइफ इंश्योरेंस का। तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म फॉर प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी के लिए क्या होगा, शॉर्ट होंगे टाइम ओरिजिन, बट लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या होगा, लॉन्ग टाइम ओरिजिन होगा। और रिस्क टॉलरेंस क्या होगा, क्वाइट लो। इनकम नीड्स क्या होंगे, टिपिकली लो। लिक्विडिटी नीड्स हाई टू मीट द क्लेम्स, क्लेम का अमाउंट कितना होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होगा, हाई टू मीट क्लेम्स। इन्वेस्टमेंट कंपनी में से क्या होगा, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंड्स, टाइम ओरिजिन फंड के अकॉर्डिंगली क्या होगा, वेरी करेंगे। रिस्क टॉलरेंस भी वेरी करेगा और इनकम नीड्स भी वेरी करेगा। तो लिक्विडिटी नीड्स क्या हो गया, हाई टू मीट रिडम्पशन। उसके बाद आ गया हमारा सोवरेन वेल्थ फंड्स, ये भी क्या होगा, इट डिपेंड्स, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंड्स। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सबका टाइम ओरिजिन के लिए हो गया, रिस्क टॉलरेंस के लिए हो गया, इनकम नीड्स के लिए हो गया, लिक्विडिटी नीड्स हो गया, सब क्या होगा सोवरेन वेल्थ फंड में, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द फंड्स, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द फंड्स। ये क्या था हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स। फर्स्ट वन, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। और नेक्स्ट है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। फाइन। तो इसमें क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में फर्म contributes to employees retirement account। इसमें क्या करेगा, फर्म भी कंट्रीब्यूट करेगी किस चीज में, एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट होगा नो गारंटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के रिगार्डिंग ये कोई भी आपको गारंटी भी नहीं देगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल
makes decision and bears risk। तो इसमें क्या होगा, एक इंडिविजुअली डिसीजन लेगा और रिस्क भी वही बियर करेगा। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में 3 कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए क्या क्या होंगे। एक तो फर्म कंट्रीब्यूट करेगा किसी में एम्प्लॉय रिटायरमेंट अकाउंट में। दूसरा, फ्यूचर पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी गारंटी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जो भी डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी डिसीजन होगा वो कौन लेगा, इंडिविजुअल लेगा और रिस्क भी वही बियर करेगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या है, इट्स एन ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर पेमेंट। इसमें क्या है, ऑब्लिगेशन टू फ्यूचर पेमेंट। इसमें क्या था, फ्यूचर पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी गारंटी नहीं था, नो गारंटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बट इसमें क्या है, इट्स एन ऑब्लिगेशन, ये क्या है, एक हमारा लायबिलिटी है फॉर द फ्यूचर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, चलो हमने क्या दिया, हमारा एक है एग्जाम्पल, हमारा फाइनल सैलरी था $1,00,000 और हमें बेनिफिट दिया गया 2% और हमारा टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है 20 years। ओके, तो हमें कितना मिलेगा, हमारा डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कितना मिलेगा हमें, तो 1,00,000 इंटू 2% इंटू 20 years इज इक्वल टू $40,000 अपॉन रिटायरमेंट। तो हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें कितना मिलेगा, $40,000 अंटिल डेथ। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या हो गया कि हमें इतना पैसे मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट टिल डेथ। तो हमने कैलकुलेशन भी सीख लिया कि हमें क्या चाहिए, एक तो फाइनल सैलरी चाहिए, फाइनल सैलरी का हम लोग बेनिफिट प्लान हम लोग कितना दिया है वो परसेंटेज निकालेंगे। हमारा टर्म्स ऑफ सर्विस क्या रहा वो हम कैलकुलेट करके वहां से हम लोग क्या निकालेंगे कि रिटायरमेंट के बाद हमें कितना मिलेगा अंटिल डेथ। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे $40,000। दिस वाज आवर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। नेक्स्ट है हमारे पास द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या है, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ से पढ़िए, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री कंप्राइजेस फर्म्स दैट मैनेज इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइंट्स। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, इट इज एन इंडस्ट्री कंप्राइजेस फर्म्स दैट मैनेज इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइंट्स। ये क्या करती है, क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है। एसेट मैनेजमेंट फर्म इंक्लूड बोथ इंडिपेंडेंट मैनेजर्स एंड डिविजन्स ऑफ लार्जर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो इंडिपेंडेंट मैनेजर्स भी इंक्लूड होगा और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो जो क्या करेगा, ये हम क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट मैनेज करेगा। तो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री क्या है, जो क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट मैनेज करेगा। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, दो लोग इंक्लूड होंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट मैनेजर्स होंगे और फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो सारे कंपनीज भी इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल साइड वर्सेस बाय साइड फर्म्स। तो सेल साइड फर्म्स क्या होती है और बाय साइड फर्म्स क्या होती है। सेल साइड फर्म्स में क्या होगा, अ ब्रोकर डीलर सेलिंग सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट। क्या होगा, ब्रोकर लोग क्या करेंगे और डीलर लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, किसको, एंड रिकमेंडेशन टू इट्स एंड प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन टू इट्स क्लाइंट्स। और क्लाइंट को क्या करेगा, रिकमेंड करेगा और रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा सेल साइड। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो जाएंगे, कमर्शियल बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, ये सब हमारे आ जाएंगे सेल साइड फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास बाय साइड फॉर्म। बाय साइड फॉर्म में क्या होता है, यूजिंग सर्विसेज ऑफ सेल साइड फॉर्म्स। क्या करना है, जो सेल साइड इसमें क्या करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब उसने सेल किया, हम लोग क्या करेंगे, बाय। दे इन्वेस्ट फंड्स, एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स, इसमें क्या करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेल साइड ने क्या किया, बेचा, हमने क्या किया, बाय किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फंड्स लगा के। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स एसेट्रा। These are typically bigger in terms of operation as compared to sales side.
तो अगर हमें पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा साइड, कौन सा सेल साइड या फिर बाय साइड, कौन सा बिगर ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा बिगर टर्म्स को कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स अ बाय साइड फॉर्म। एम आई क्लियर? ओके। नेक्स्ट आएगा हमारे पास फुल वर्सेस स्पेशलिस्ट मैनेजर्स। एक तो है फुल सर्विस एसेट मैनेजर्स, वो कौन से होते हैं, दोज दैट ऑफर अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स एंड एसेट क्लासेस। वो क्या करेगा, आपको वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताएगा, स्टाइल्स बताएंगे। और स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर क्या होता है, मे फोकस ऑन अ पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, एक पार्टिकुलर स्टाइल होगा उसमें वो क्या करेंगे, स्पेशलाइज होंगे, जस्ट लाइक प्रोफेशनल्स। और दूसरा है, तीसरा है मल्टी बुटीक फर्म इज अ होल्डिंग कंपनी दैट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर। तो जो ये इस सबको इंक्लूड करते हैं, जो स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर हैं, उन सबका क्या होता है, नंबर ऑफ, वो लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इज अ होल्डिंग कंपनी मल्टी बुटीक फर्म, उसको बोलते हैं मल्टी बुटीक फर्म, जिसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एसेट मैनेजर्स। ये क्या करेगा, जहाँ पर सब लोग एक स्पेशलाइज्ड एक पार्टिकुलर एसेट क्लास में जो स्पेशलिस्ट है उसके क्या होंगे, कंबाइंड ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी बुटीक फर्म। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव वर्सेस पैसिव मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट क्या होता है। एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, इट अटेम्प्ट्स टू आउट परफॉर्म और चूजन बेंचमार्क। एक है एक्टिव मैनेजमेंट और दूसरा है पैसिव मैनेजमेंट। तो ये क्या करेगा, इट आउट परफॉर्म और चूजन बेंचमार्क, ये आउट परफॉर्म करेगा एक चूजन बेंचमार्क को। लेकिन 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 पैसिव मैनेजमेंट क्या करेगा, ये इसको रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट बनाएगा, वही इसको कॉपी करेगा। बेंचमार्क को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। देखिए पैसिव मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ चूजन बेंचमार्क। एक बेंचमार्क सेट होगा, उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा। बट एक्टिव मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको भी आउट परफॉर्म करेगा, उससे भी अच्छा करेगा। पैसिव मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स अबाउट अ 1/5 ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट। और ये पैसिव मैनेजमेंट है ना, ज़्यादा आपके ऑपरेशंस में नहीं होते हैं, ये इट रिप्रेजेंट्स ओनली 1/5, इट ओनली रिप्रेजेंट्स, देखिए 1/5 ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। पैसिव मैनेजमेंट में हम लोग मैनेजमेंट के बस 1/5 पार्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज उसके बाद इट्स शेयर ऑफ इंडस्ट्री रेवेन्यू इज इवन स्मॉलर, बिकॉज इसका शेयर इंडस्ट्री में इसका शेयर क्या रहेगा, बहुत नेग्लिजिबल होंगे, यू कैन से ऑलमोस्ट बहुत कम होगा। तो बिकॉज क्यों, क्योंकि फीस फॉर पैसिव मैनेजमेंट आर लोअर देन द फीस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। तो पैसिव मैनेजमेंट का फी क्या होगा, कम होगा, बट एक्टिव मैनेजमेंट का फी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए क्या क्या कर लिया, एक्टिव मैनेजमेंट में इट आउट परफॉर्म द चूजन बेंचमार्क, पैसिव बेंचमार्क में क्या करेगा, इसको रेप्लिकेट करेगा। और ये क्या है, मैनेजमेंट का ये कितना सा पार्ट है, 1/5, इसको बोल सकते हैं कितना पार्ट है, 4/5। तो मैक्सिमम पार्ट किसका है, एक्टिव मैनेजमेंट का, और पैसिव मैनेजमेंट का कंपेरेटिवली लो पार्ट है। और क्या होता है, एक्टिव मैनेजमेंट का फी क्या होता है, हाई होता है, बट पैसिव मैनेजमेंट का फी क्या होगा, लो होगा। एम आई क्लियर? यस। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल वर्सेस अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स। तो ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर्स है और अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर्स फोकस ऑन इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। जो ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर है, ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर है, वो किस चीज़ पर फोकस करेगा, एक तो इक्विटी और दूसरा फिक्स्ड इनकम। बट हमारे अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर किस चीज़ पर फोकस करेगा, रियल इस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटी फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, सब में क्या करेगा, फोकस करेगा। अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट इसमें क्या करेगा, हेज फंड्स में, रियल इस्टेट में,
इन चीज़ में फोकस करेगा। इसके वजह से क्या होगा, इन चीज़ों में जो अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स है ना, इट टेंड्स प्रॉफिट मार्जिन टेंड्स टू बी हायर फॉर द अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस। ये जो एसेट क्लासेस के लिए होंगे ना, प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फाइन। ट्रेडिशनल मैनेजर्स किस में फोकस करेगा, इक्विटीज और फिक्स इनकम में, बट अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर फोकस करेगा किस चीज़ पे, रियल इस्टेट पे, हेज फंड्स पे, प्राइवेट इक्विटी पे, कमोडिटीज़ पे, इन चीज़ों पे फोकस करेगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस के प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ट्रेडिशनल से ज़्यादा किसका होगा, अल्टरनेटिव एसेट का। एम आई क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हम लोग ऑनरशिप स्ट्रक्चर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑनरशिप स्ट्रक्चर। ऑनरशिप स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ एसेट मैनेजमेंट फर्म्स आर प्राइवेटली ऑन्ड। मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी है प्राइवेटली ऑन्ड। नेक्स्ट है प्राइवेटली ऑन्ड फर्म्स आर टिपिकली स्ट्रक्चर एज LL, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज और LLP। दे आर स्ट्रक्चर एज LLP या लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज। उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्राइवेट नंबर मेजॉरिटी में क्या होगा कि ऑनरशिप स्ट्रक्चर प्राइवेटली ऑन्ड होंगे, और उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, या तो LLP होगा या फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज होंगे। फाइन। और नेक्स्ट है पब्लिकली ट्रेडेड एसेट मैनेजर्स हैव सब्सटेंशियल एसेट अंडर मैनेजमेंट। और पब्लिकली ट्रेडेड एसेट मैनेजर्स हैव सब्सटेंशियल एसेट अंडर मैनेजमेंट। और प्रीवेलेंट ऑनरशिप फॉर्म इन द इंडस्ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय एसेट मैनेजमेंट डिविजन्स और लार्ज। ये बस आपको यहाँ पर क्या करना है, मेजॉरिटी ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होंगे, कौन से कैसे हेल्ड होंगे, प्राइवेटली ऑन्ड। ओके, आपको बस ऑनरशिप स्ट्रक्चर में देखना है कि आपका मेजॉरिटी एसेट मैनेजमेंट क्या होगा, प्राइवेटली ऑन्ड होंगे, और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, या तो LLP होगा या फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स इन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ट्रेंड्स इन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हमें क्या देखना है, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ट्रेंड्स क्या रहता है, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में उसका ट्रेंड्स क्या रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग। क्या है, ग्रोथ ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग। किस चीज़ में ग्रोथ होगा, पैसिव इन्वेस्टिंग। द मार्केट शेयर फॉर पैसिव मैनेजमेंट हैज बीन ग्रोइंग ओवर टाइम। दिस इज ड्यू टू इन पार्ट टू द लोअर फी पैसिव मैनेजर्स चार्ज इन्वेस्टर्स। तो हमने अभी क्या किया, एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव मैनेजमेंट। तो इसका जो पैसिव मैनेजमेंट कितना पार्ट था, 1/5 था, बट इसका ट्रेंड क्या है, अभी ग्रोइंग है। फाइन। अभी ट्रेंड एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अभी पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड क्या है, ग्रोइंग हो रहा है। यूज ऑफ बिग डाटा, इसमें क्या है, हम लोग बिग डाटा यूज करते हैं, और इसमें क्या है, अमंग द मोस्ट पॉपुलर न्यूज सोर्स ऑफ डाटा आर सोशल मीडिया डाटा। इसमें क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्स ऑफ डाटा क्या है, मोबाइल मीडिया डाटा। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे रोबो एडवाइजर। इसमें क्या है, रोबो एडवाइजर्स आर टेक्नोलॉजी दैट कैन ऑफर इन्वेस्टर्स एडवाइस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ये क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा बेस्ड ऑन, इट प्रोवाइड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। एक इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट क्या है उसको देख के वो क्या करेगा, अपने टेक्नोलॉजी यूज करके वो क्या करेगा, रिकमेंडेशंस देगा। दैट इज रोबो एडवाइजर्स। नेक्स्ट द रैपिड ग्रोथ इन रोबोट एडवाइजरी asset is the rapid growth in robo advisory asset is based on। अब ये रोबो एडवाइजरी जो देगा ग्रोथ इसके किस चीज़ पे बेस्ड है, इस किस चीज़ पे बेस्ड है, देख लीजिए आप। एक तो ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम मास एफ्लुएंट एंड यंगर इन्वेस्टर्स, दूसरा है लोअर फीस एंड न्यू एंट्रेंट्स। इन तीन चीज़ों के वजह से क्या है, रोबो एडवाइजर्स का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। ये क्या है, ट्रेंड्स इन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। क्या क्या है, एक तो पैसिव ग्रोथ हो रहा है किस चीज़ में, पैसिव इन्वेस्टिंग में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बिग डाटा यूज होते हैं और रोबो एडवाइजर्स यूज हो रहे हैं। ये तीन आपको क्या हो गए, ट्रेंड्स इन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे अब पूल्ड इन्वेस्टमेंट। पूल्ड इन्वेस्टमेंट
पूल इन्वेस्टमेंट में आप देख लीजिए, एक तो आएगा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कैन बी सेट अप एज एन ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड। एक तो हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स, फर्स्ट वन है हमारा म्यूचुअल फंड्स। इसमें कौन कौन से आपके पास, एक ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड क्या होता है, accepts new investment funds and issue new shares at a value equal to the fund's net asset value at the time of investment. These funds also allows investors to redeem their investment in the fund at the prevailing NAV. ये क्या होगा, ये क्या है, it accepts new investment and funds at a value equal to the fund's NAV at the time of investment. आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इट इज ओपन। बट क्लोज इंडेड में क्या होता है, एक्सेप्ट्स नो इन्वेस्टमेंट मनी इनटू फंड्स, शेयर्स इन द फंड्स आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, सो न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द फंड बाय परचेजिंग शेयर्स इन द मार्केट एंड investors liquidate their holdings by selling the shares in the market. Unlike open-ended funds, shares of closed-ended funds can trade at a discount or premium to the NAV depending on the demand and supply. Unlike open-ended funds, shares of closed-ended funds can trade at a discount. इसने बोला कि closed-ended funds क्या होगा, it can trade at a discount price. ये क्या होता है discount price, क्यों discount पे इश्यू हो सकता है, क्यों rather than the open ended, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये ओपन है, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग नहीं कर सकते, एक बार क्लोज हो जाने के बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए क्या हो सकता है, ये डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकता है, बट नॉट दिस वन, एंड इट विल बी ट्रेडेड ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट। शेयर्स इन द फंड्स आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। क्लोज इंडेड फंड्स में अब ट्रेड कहाँ पे होगा, सेकेंडरी मार्केट पे। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा मनी मार्केट फंड्स, इसके टाइप्स फर्स्ट में हमने पढ़ा म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद इसके टाइप्स। टाइप्स में देखिए क्या क्या है, मनी मार्केट फंड्स, तो वो मार्केट फंड्स दैट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो फंड हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किस चीज़ पे, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। अगर मनी मार्केट जिसका क्या है, मैच्योरिटी क्या है, 1 साल या उससे कम, लाइक ट्रेजरी बिल्स या सर्टिफिकेट्स फॉर डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स, इसका क्या होगा, 1 साल होगा टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर उससे कम, तो उसको क्या बोलते हैं, मनी मार्केट फंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स। अ बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स इज अ इन्वेस्टमेंट फंड कंसिस्टिंग ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स एंड ओकेजनली प्रीफर्ड शेयर्स। इसमें क्या हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स एंड मे बी प्रीफर्ड शेयर्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में 2 आएंगे, फर्स्ट वन होगा हमारा इंडेक्स फंड्स और दूसरा आएगा एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स क्या है, दे आर पैसिवली मैनेज्ड, हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर एक्टिवली मैनेज, तो ये क्या हो गया इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड टू मैच द परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिकुलर इंडेक्स, ये क्या करेगा, किस चीज़ पे डील करेगा, इंडेक्स पे, ओके इंडेक्स पे डील करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या करेगा, प्रोड्यूस रिटर्न्स ग्रेटर दैन द बेंचमार्क इंडेक्सेस, जो बेंचमार्क ये क्या करेगा, आपको रिटर्न देगा ग्रेटर दैन द बेंचमार्क इंडेक्सेस, इंडेक्स के ऊपर में आपको इससे ज़्यादा रिटर्न देगा, कौन सा, एक्टिवली मैनेज फंड्स में। हाई एनुअल मैनेजमेंट फी, इसका फी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हायर टर्नओवर ऑफ पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज, टर्नओवर में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ग्रेटर टैक्स लायबिलिटीज होगा। पैसिव मैनेजमेंट फंड्स के रिगार्डिंग ये क्या होगा, ज़्यादा इसके लायबिलिटीज होंगे, टैक्स लायबिलिटीज क्या होगा, ज़्यादा होगा। और लास्ट में हमारे पास है हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड। हाइब्रिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फंड्स। इसमें क्या होगा, वी इन्वेस्ट इन बोथ बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। अगर बॉन्ड्स और स्टॉक्स में दोनों में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड बॉन्ड्स। तो कितने बॉन्ड्स आएंगे हमारे पास, एक तो आ गया मनी मार्केट फंड्स, बॉन्ड मार्केट फंड्स, स्टॉक म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड्स। ठीक है, हमारे पास 4 फंड्स आ गए। उसके बाद टाइप्स हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स और WRAP अकाउंट। इसमें हमें क्या देखना है,
A fund management service for institution or individual investor with substantial asset is the separately managed account. SMA क्या होता है? It is a fund management service for institutions. Institutions के लिए क्या है? Fund management service है. और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, ये तो इंस्टीट्यूशन के लिए या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? फंड मैनेजमेंट सर्विस है. इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? SMA. SMA आर मैनेज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन. क्या पढ़ा हमने? क्या करता है? फंड मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है. किसको? इंडिविजुअल्स को या फिर इंस्टीट्यूशंस को. तो ये क्या हो गया? ये किसके लिए काम करेगा? ये किस चीज के लिए काम करेगा? फॉर द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. एंड लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर जनरली द डोमिनेंट यूजर्स ऑफ SMA. तो इसको कौन यूज करता है? SMA को कौन यूज करता है? लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसको यूज करता है. वो क्या करता है? एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है. SMA में सबसे ज्यादा होल्ड करने वाला डोमिनेंट पोजीशन कौन होल्ड करता है? लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंडिविजुअल भी है, इंस्टीट्यूशन से भी है, बट उसमें क्या होल्ड करेगा? डोमिनेंट पोजीशन में क्या रहेगा? लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. फाइन. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड. हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा? म्यूचुअल फंड्स. फुल इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा म्यूचुअल फंड्स, उसके टाइप्स. अब हम लोग पढ़ेंगे ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ETF पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में हमें क्या क्या देखना है? कंबाइंड फीचर्स ऑफ क्लोज इंडेड एंड ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड्स. हमने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स पढ़ा, राइट? हमने यहाँ म्यूचुअल फंड्स पढ़ा. उसके हमने क्या पढ़ा? फीचर्स में क्या था? ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड. तो ETF जो होता है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज इंडेड फंड्स. फाइन. नेक्स्ट है हमारे पास ETFs आर टिपिकली इंडेक्स फंड्स. ये क्या होता है? इंडेक्स फंड्स. ये नॉर्मली कौन से फंड्स होते हैं? इंडेक्स फंड्स. इन केस ऑफ ETF देयर इज अपॉर्चुनिटी टू सॉर्ट द शेयर्स. इसमें हमारे पास क्या है? ऑप्शन भी है कि हम लोग शेयर्स को सॉर्ट कर सकते हैं, मीन सेल कर सकते हैं, और इवन परचेज द शेयर्स ऑन मार्जिन. हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं एट मार्जिन. एक्सपेंसेस आर लोअर फॉर ETFs. हम लोग ETFs में ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि इसका एक्सपेंसेस क्या होता है? कम होते हैं. इन्वेस्टर्स डू इनकर ब्रोकरेज कॉस्ट. इसमें ब्रोकरेज कॉस्ट भी लगेगा. ट्रेडेड थ्रू आउट द बिजनेस डे. और इसके ट्रेडिंग कब होगा? थ्रू आउट द बिजनेस डे. बिजनेस डे में वो क्या होगा? ट्रेड होगा. ETFs पे आउट डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, व्हेयरएज इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स यूजुअली इन्वेस्ट द डिविडेंड्स. तो ETF में और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में क्या होगा कि ETFs में क्या करते हैं हम लोग? डिविडेंड्स हम लोग पे करते हैं. बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में हम लोग क्या करते हैं? वो जो हम लोग कमा रहे हैं, डिविडेंड हम जो कमा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? हम लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं. कमाया, री इन्वेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडेक्स म्यूचुअल फंड. बट ETF में क्या होता है? हम लोग डिविडेंड क्या करते हैं? पे कर देते हैं. किसको? शेयर होल्डर्स को. द मिनिमम रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन ETF इज यूजुअली स्मॉलर. ETF के जो रिक्वायरमेंट मिनिमम अमाउंट है वो क्या होता है? स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं. और टैक्स एडवांटेज ओवर इंडेक्स म्यूचुअल फंड. इसमें क्या आप ETF में क्यों ट्रेड करना पसंद करोगे? क्योंकि इसमें क्या है? टैक्स एडवांटेज होंगे, आपको टैक्स एडवांटेजेस मिलेंगे. और इसमें क्या होता है? कैपिटल गेन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ही नहीं है. इट डज नॉट हैव कैपिटल इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या होगा? कैपिटल इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है. तो बस आपको क्या हो गया? टैक्स एडवांटेज हो गए. ये क्या है हमारा? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. फर्स्ट में म्यूचुअल फंड्स, देन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. नेक्स्ट है हमारे पास हेज फंड्स. थर्ड वन है हमारे पास हेज फंड्स. हेज फंड्स में क्या क्या हमें पढ़ना है? हेज फंड्स आर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट टिपिकली यूज लीवरेज, डेरिवेटिव एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज. इसमें क्या क्या यूज होता है? लीवरेज होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होते हैं, प्लान्स होते हैं, छोटे छोटे प्लान्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए. हम लोग इसमें क्या बनाते हैं? स्ट्रेटजीज बनाते हैं. हेज फंड्स आर ऑफन यूज्ड
बाय इन्वेस्टर्स फॉर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो हेज फंड्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग टॉपिक में पढ़ा था फीचर्स में कि डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये हेज फंड्स क्या होता है, यूज होता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इसके फ्यू डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। क्या है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग होते हैं। मेनी हेज फंड्स इंप्लीमेंट शॉर्ट पोजीशन डायरेक्टली और सिंथेटिकली। इसमें क्या होता है, हम लोग शॉर्ट पोजीशन डायरेक्टली यूज करते हैं या फिर सिंथेटिकली यूज करते हैं। इन व्हाट, यूजिंग डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एसेट्रा। एब्सोल्यूट रिटर्न सीकिंग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हेज फंड्स ऑफर सिक्स पॉजिटिव रिटर्न। हमें इसमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव रिटर्न चाहिए। हम लोग इसमें सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव रिटर्न चाहिए, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव चाहिए हमें। लीवरेज क्या होता है, मेनी हेज फंड्स यूज फाइनेंशियल लीवरेज। कौन सा लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और इम्प्लिसिट लीवरेज। जैसे हम लोग इम्प्लिसिट लीवरेज कैसे यूज होते हैं, यूजिंग डेरिवेटिव्स। हम लोग कौन से लीवरेज यूज करते हैं इसमें, फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, नेक्स्ट हमारा लो कोरिलेशन। तो हेज फंड्स में क्या होता है, हिस्टोरिकली हैव एग्जिबिटेड लो रिटर्न कोरिलेशन विद द ट्रेडिशनल इक्विटी। इसमें क्या होता है, हेज फंड्स हैव हिस्टोरिकली लो रिटर्न कोरिलेशन। इसका कोरिलेशन क्या होगा, लो रिटर्न का। और फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, चार्ज टू रिसीव फी। ये दो टाइप से आपको फी चार्ज करता है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल एसेट बेस्ड मैनेजमेंट फी एंड द नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव फी। दो तरीके से आपको क्या करेगा, फी चार्ज करेगा। एक होगा ट्रेडिशनल, नेक्स्ट वन विल बी इंसेंटिव। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पर इन विच द हेज फंड्स अर्न्स अ प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स रियलाइज कैपिटल गेन्स, हेज फंड्स हैव ट्रेडिशनली चार्ज मैनेजमेंट फी ऑफ 2% एंड इंसेंटिव फी। उसने क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया, जिसमें क्या दिया उसने कि ट्रेडिशनल फी हम लोग 2% चार्ज करेंगे और इंसेंटिव्स कितना चार्ज करेंगे, 20%। ओके, इसमें क्या होगा, दो टाइप से फी स्ट्रक्चर डिवाइड होगा। नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे, दिस वन विल बी द लास्ट टॉपिक आई थिंक, दैट इज प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। प्राइवेट इक्विटी फंड्स या फिर वेंचर कैपिटल फंड्स। यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया, वेंचर का आप देख लीजिए, वेंचर होगा VNTURE। ओके, तो प्राइवेट इक्विटी आर जनरली कैरेक्टराइज बाय अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इक्विटी में क्या होगा, हम लोग लार्जर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। दे टिपिकली बाय इंटायर पब्लिक कंपनीज। वो क्या करता है, एंड टेक देम प्राइवेट। वो इंटायर पब्लिक कंपनीज को क्या करेगा, टेक ओवर कर देगा, खरीद लेगा और उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, प्राइवेट में। फाइन, क्या कर देगा, प्राइवेट में कन्वर्ट कर देगा। तो वेंचर कैपिटल, और वेंचर कैपिटल क्या होगा, फंड्स टिपिकल इन्वेस्टिंग कंपनीज इन देयर स्टार्टअप फेज। ये क्या था हमारा प्राइवेट इक्विटी, और अब हम लोग देख रहे हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में क्या होगा, ये लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, स्टार्टअप्स में। ओके, वेंचर कैपिटल फंड्स टिपिकली डू नॉट यूज लीवरेज। इसमें क्या होगा, लीवरेज यूज नहीं होंगे। लीवरेज मतलब फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, लीवरेज कौन सा, फाइनेंशियल लीवरेज, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह जो होगा, उसमें क्या होगा, वेंचर कैपिटल में हम लोग लीवरेज नहीं यूज करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज द मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड आर स्ट्रक्चर्ड एज पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप। द लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द फंड मैनेजर कॉल्ड द जनरल पार्टनर एंड द फंड इन्वेस्टर्स कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स। इसमें दो पार्टनर्स होंगे, फर्स्ट वन जनरल पार्टनर, द नेक्स्ट वन लिमिटेड पार्टनर्स। जनरल पार्टनर्स को होंगे लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट बिटवीन द फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल पार्टनर। ओके, फंड मैनेजर को हम लोग बोलते हैं जनरल पार्टनर्स, और जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं यानी कि फंड इन्वेस्टर्स, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर्स इन लिमिटेड पार्टनरशिप। जो हम लोग द मेजॉरिटी पार्टनरशिप प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स होता है, वो क्या होता है, वो किस चीज में स्ट्रक्चर होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप में। और लिमिटेड पार्टनरशिप में जो फंड को मैनेज करता है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जनरल मैनेजर्स। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो फंड मैनेज करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जो फंड मैनेजर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पार्टनर। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल पार्टनर। और जो फंड इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
लिमिटेड पार्टनर्स, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटेड पार्टनर्स। ऐसे ही हम लोग को लास्ट में दिया है द फंड्स जनरेट रेवेन्यू थ्रू सेवरल टाइप्स ऑफ फीस। अब हम लोग यहाँ पर हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, ये आपको लिमिटेड पार्टनरशिप फंड रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, बाय चार्जिंग फीस, एंड दोज टाइप्स ऑफ फीस आर मैनेजमेंट फीस, 4 टाइप्स के फी दिए हुए हैं आपको, एक तो मैनेजमेंट फी, ट्रांजेक्शन फी, कैरिड इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। 4 तरीके से वो क्या करता है, अपना इनकम जनरेट करता है, अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। किस तरह से, एक तो मैनेजमेंट फी से ले लेता है, दूसरा ट्रांजेक्शन फी से लेता है, कैरिड इंटरेस्ट से लेता है, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट इनकम से लेता है। ओके, दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ फी थ्रू विच फंड्स जनरेट रेवेन्यू। फाइन, इसी के साथ क्या है हमारा, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर फंड। ओके, इस तरह से क्या हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया पूल्ड इन्वेस्टमेंट। पूल्ड इन्वेस्टमेंट में हमने सबसे पहले देखा म्यूचुअल फंड्स, उसके टाइप्स वगैरह, फिर ईटीएफ देखा हमने, ईटीएफ के बाद हमने हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल हमने पढ़ा, वेंचर फंड्स पढ़ा। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो गया, हमारा पूल इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाता है। ये देखिए हमारा टॉपिक, हमारा सिलेबस में इतना ही दिया गया है। ये सब मैंने आपको बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, आप वहाँ से पढ़ के फिर से देख सकते हो। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ तक आपका हो गया प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर हमारा लर्निंग मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो गया, सॉरी लर्निंग मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको नोट्स के साथ लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे क्वेश्चन नहीं है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हैं। तो ये देख के अगर आप क्वेश्चंस कर पाओगे तो क्या होगा, आप चैप्टर पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं तो क्या होगा, आप इससे आप टैली कर सकते हो ना, इससे आप मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप ये चैप्टर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आप इससे क्या कर पाओगे, टैली कर पाओगे। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन देख लीजिए, इन्वेस्टर्स शुड यूज अ पोर्टफोलियो अप्रोच टू, पोर्टफोलियो अप्रोच क्यों करते हैं हम लोग, रिड्यूस रिस्क, मॉनिटर रिस्क, एलिमिनेट रिस्क, किस चीज़ को करने के लिए हम लोग करते हैं, रिड्यूस रिस्क। देखिए आंसर 1 का ए, रिड्यूस रिस्क। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का होमवर्क टास्क आपके ऊपर है, आपको मैं टास्क दूंगा, आप घर जाइएगा, आप इसको रिवीजन करिएगा अपना चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, कुछ ही होंगे, 10-15 मिनट लगेगा क्वेश्चन आपको देखने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन हो पाता है तो ठीक, नहीं हो पाता है तो अगले दिन आप क्लास में पूछ लीजिए, या फिर मुझे मेल कर दीजिए, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। फाइन, आपको फिलहाल कंसेप्ट देखने हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, एक्स्ट्रा आप कुछ मत करिएगा, बस इतना ही देखिएगा। फाइन, तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अपना लर्निंग मॉड्यूल 2। ओके, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लर्निंग मॉड्यूल 2। टिल देन गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।